दोस्तों, जब हम लास्ट 1 डेढ़ साल की इक्विटी मार्केट परफॉर्मेंस को देखते हैं तो वहां पर लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स ने कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। ओवरऑल देखा जाए तो इन्वेस्टर्स के हाथ केवल निराशा ही लगी है। तो इस कंडीशन को देखते हुए हमें एक बात तो क्लियरली समझ आ रही है कि अगर किसी को लॉन्ग टर्म में एक अच्छी और स्टेबल वेल्थ क्रिएट करनी है तो केवल इक्विटी मार्केट पर भरोसा करके नहीं चला जा सकता। और इक्विटी के साथ साथ अगर हम मल्टीपल एसेट क्लासेस का भी पोर्शन ऐड कर देते हैं, जैसे डेट, गोल्ड, सिल्वर और ग्लोबल इक्विटी का एक्सपोजर भी अगर ऐड किया जाता है तो ऐसा संभव हो सकता है कि डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में हमारे पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं से हरियाली बनी रहेगी और जो ग्रोथ का कारवां है वो चलता रहेगा। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो खुद से बिल्ड कर पाना बहुत ही मुश्किल है। पर एक ऐसा म्यूचुअल फंड मौजूद है जो कि एक तरफ मल्टीपल एसेट क्लासेस का एक्सपोजर दिलाएगा और दूसरी तरफ पोर्टफोलियो को एक्टिवली मैनेज भी करेगा। जिस म्यूचुअल फंड का आज के इस वीडियो में हम डिटेल रिव्यू करने जा रहे हैं। और क्या जी म्यूचुअल फंड अगले 10 सालों के लिए एक बेहतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन साबित हो सकता है? जी आपको वीडियो के दौरान समझ में आ जाएगा, तो स्टार्ट से लेकर एंड तक मेरे साथ जुड़े रहें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज ए निवेशक आपसे छूट ना जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस म्यूचुअल फंड की बेसिक डिटेल से। तो जिस क्वालिटी म्यूचुअल फंड की हम बात कर रहे थे इसका नाम है निप्पॉन इंडिया का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि इस समय 10,661 करोड़ का एयूएम रखता है। तो यहाँ पर एयूएम साइज इतना ज्यादा बड़ा नहीं है और बहुत ही छोटा नहीं है, जो कि आगे ग्रोथ पोटेंशियल को देखते हुए काफी बेनिफिशियल साबित हो सकता है। और दूसरी तरफ अगर आप एनएवी देखोगे जी है 26 रुपए की, और इस म्यूचुअल फंड को लॉन्च किया गया था 7 अगस्त 2020 को। तो 5 साल 6 महीने का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी अवेलेबल है। और यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो है 0.26% की। तो एक्सपेंस रेशियो वो एक्सपेंस है जो हम फंड हाउस को देते हैं हमारे म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पर लॉक इन पीरियड किसी भी प्रकार का नहीं है, लेकिन एग्जिट लोड 1% का लग सकता है अगर कोई निवेशक 1 साल के अंदर अंदर की गई इन्वेस्टमेंट का 10% से ऊपर रिडीम करता है। और 1 साल के बाद रिडीम करने पर किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और दूसरी तरफ अगर हम इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ एसआईपी और लंप सम दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन उपलब्ध हैं। तो जैसे कि हमने वीडियो के शुरू में बात की थी कि जी म्यूचुअल फंड मल्टीपल एसेट क्लासेस का एक्सपोजर दिलाता है, तो इसी वजह से जी म्यूचुअल फंड जिस बेंचमार्क इंडेक्स को फॉलो करता है वो भी कंपोजिट इंडेक्स है, जिसमें आप देखेंगे इक्विटी BSE 500 TRI है 50%। और ग्लोबल इक्विटी की बात करें तो MSCI वर्ल्ड इंडेक्स को जो फॉलो करता है 20%, डेट 15%, गोल्ड 10% और सिल्वर की जहां 5% की एलोकेशन है। तो मल्टीपल एसेट्स का एक अच्छा मिक्स मसाला यहाँ पर देखने को मिलता है। और एक इन्वेस्टर के लिए हिस्टोरिकल रिटर्न्स को जानना बहुत ही जरूरी है कि पिछले सालों में इसने प्रदर्शन किस प्रकार का किया। तो यहाँ पर पिछले 6 महीनों में आप देखेंगे कि 14.19% के रिटर्न है और वहीं कैटेगरी के 11.85% के हैं। और पिछले 1 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 23.41% और कैटेगरी ने 19.45% के रिटर्न दिए। 2 सालों की एवरेज ग्रोथ परसेंटेज यहाँ निकल के आती है 19.82% की और कैटेगरी की 16.27% की। और 3 सालों के एनुअलाइज रिटर्न है 22.5% के और कैटेगरी के 18.5% के। वहीं 5 साल की मीडियम टर्म में आप देखते हैं तो ये रिटर्न 17.85% के हैं और कैटेगरी के 15% के। और जब से जी म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है तब से लेकर अब तक इसने 19.63% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए हैं। तो कंपोजिट इंडेक्स को फॉलो करने के चलते इस कैटेगरी में जी काफी बेहतरीन रिटर्न माने जा सकते हैं। और जब बात आती है रैंकिंग की तो पिछले 3 सालों में जे म्यूचुअल फंड अपनी कैटेगरी में 2nd पोजीशन पे रहा है। और मल्टीपल एसेट क्लासेस में निवेश करने का एक तो ये फायदा है कि डाउनसाइड रिस्क काफी कम होता है। जैसे कि अगर आप पिछले 5 सालों का डाटा देखोगे तो 2022 में जब गिरावट आई तो ये म्यूचुअल फंड मात्र 8% गिरा। और वहीं अगर हम रिसेंट गिरावट की बात करते हैं जो सितंबर 2024 में आई थी तो उस समय ये फंड केवल 7% ही गिरा है। तो ओवरऑल आप देखोगे जो स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी के फंड हैं उनमें 25% से भी ऊपर की गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन मल्टीपल एसेट्स में एलोकेशन होने के चलते इस म्यूचुअल फंड में डाउनसाइड रिस्क काफी कम हो जाता है। तो चलिए अब हम इस म्यूचुअल फंड की एसेट एलोकेशन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर इक्विटी में निवेश किया गया है 60% का, यानी स्टॉक्स में 60% एलोकेटेड है। और उसके बाद डेट की बात करें तो जहां 18% एलोकेटेड है। तो डेट में आते हैं कारपोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो कि फिक्स इंटरेस्ट इनकम कैटेगरी के अंदर आते हैं। और इसके अलावा कमोडिटीज में सिल्वर और गोल्ड में 17.5% की एलोकेशन है। और यहाँ पर कैश में इनके पास 5.25% अवेलेबल है। और इक्विटी सेक्टर एलोकेशन में इस म्यूचुअल फंड ने ज्यादातर फोकस किया है फाइनेंशियल सेक्टर पर 28% का। इसके बाद आता है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, एनर्जी एंड यूटिलिटीज और इसके अलावा इंडस्ट्रियल, टेक्नोलॉजी, मटेरियल, कंज्यूमर स्टेपल, हेल्थ केयर
और रियल एस्टेट में भी 1.5% की एलोकेशन रखी गई है। और वहीं बॉन्ड्स सेक्टर में आप देखेंगे कि डेट में इन्होंने 45%, फाइनेंशियल सेक्टर पे फोकस किया है, इसके बाद सॉवरेन में 21%, कंस्ट्रक्शन में 10%, कंज्यूमर स्टेपल और मेटल एंड माइनिंग, केमिकल एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी कवर किया गया है। तो यहाँ पर पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए मार्केट कैप वाइज एलोकेशन को भी देखना जरूरी है। जैसे कि लार्ज कैप कंपनीज में इन्होंने 42% एलोकेट किया है, जिससे पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी बनी रहे, और मिड कैप में एक्सपोजर लिया है 11% का, जिससे रिटर्न्स को अच्छे बूस्ट मिले, और साथ में स्मॉल कैप में भी 6% का पोर्शन रखा गया है। और इसके बाद टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले नाम आता है HDFC बैंक का, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक, SBI, इन्फोसिस, और इसके बाद आता है एक्सिस बैंक, भारती एयरटेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक और लार्सन एंड टुब्रो जैसी कंपनीज इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स में शामिल हैं। तो दोस्तों यहाँ तक जितनी भी कंपनीज हमने देखी हैं जी इंडियन इक्विटी है, लेकिन साथ में यहाँ इंटरनेशनल इक्विटी पे भी निवेश किया गया है, जिसमें आप देखेंगे कि iShares MSCI वर्ल्ड ETF में इन्होंने निवेश किया है तकरीबन 6.25% का। और MSCI इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो जी वर्ल्ड का इंडेक्स है, जिसमें आप देख सकते हैं US, UK, जापान और फ्रांस जैसी कंट्रीज की कंपनीज शामिल हैं, और जहां पर टोटल 1500 से ज्यादा कंपनीज शामिल हैं। इसमें आती हैं एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, गूगल और एनवीडिया जैसी बड़ी टेक कंपनीज। तो एक ही फंड में हमें इंडियन इक्विटी के साथ साथ ग्लोबल इक्विटी का भी एक्सपोजर मिलता है। और इस म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो पोजीशन कुछ इस प्रकार की है, जिसमें आप देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ स्टॉक है 96, तो अच्छी खासी डाइवर्सिफिकेशन इक्विटी में करके चला गया है। और दूसरी तरफ टॉप 5 स्टॉक्स में 26% और टॉप 20 में यहाँ पर 45% की एलोकेशन रखी गई है। और दूसरी तरफ अगर हम टर्नओवर रेशियो की बात करें कि एक साल में कितने ज्यादा चेंजेस कर दिए जाते हैं पोर्टफोलियो में, तो यहाँ पर 85% तक पोर्टफोलियो चेंज कर दिया जाता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स काफी बेहतर मिलते हैं तो टर्नओवर रेशियो को जस्टिफाई किया जा सकता है। और यहाँ पर कैश होल्डिंग है 5.3% की, और इनके द्वारा डायनेमिक एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाता है। इसका मतलब यह है कि जब इक्विटी में इनको रिस्क लगता है तो डेट में एलोकेशन को बढ़ा देते हैं, सिल्वर एंड गोल्ड में एलोकेशन को बढ़ा देते हैं, और जब इक्विटी में अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नजर आती है तो इक्विटी एलोकेशन को बढ़ा दिया जाता है। तो इस तरह से मार्केट बिहेवियर को देखते हुए डायनामिकली एसेट एलोकेशन को चेंज किया जाता है। और वैल्यूएशन पर्पस से देखें तो इस म्यूचुअल फंड की प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 25 की, कैटेगरी की है 20 की, और इसका जो BSE 500 TRI है इक्विटी में, इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 24 की है। तो ओवरऑल इसकी कैटेगरी और बेंचमार्क से कंपेयर करने के बाद हमें इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो रीजनेबल दिखाई दे रही है। और दोस्तों म्यूचुअल फंड की इंपॉर्टेंट रिस्क रेशियोज को जानना बहुत ही जरूरी है, जिससे हमें लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ का पता चलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन इस म्यूचुअल फंड का है 8 का और कैटेगरी का है 7 का। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैटेगरी से थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, यानी कि थोड़े से ज्यादा वॉलेटाइल रिटर्न जहां कैटेगरी के मुकाबले दिखाई देते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ शार्प रेशियो 1.97 की है और कैटेगरी की 1.58 की। तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जहां कैटेगरी से बेहतर हैं। और इसके बाद बीटा रेशियो है 0.81 की, कैटेगरी की 0.77 की। तो अपनी कैटेगरी से जी थोड़ा सा ज्यादा वॉलेटाइल दिखता है जब भी मार्केट में करेक्शन का दौर चलता है। और वहीं अल्फा की बात करें तो जी बहुत ही बढ़िया नंबर है 7.76 का और कैटेगरी का 3.85 का, यानी कि अपनी कैटेगरी से तकरीबन 8% ज्यादा रिटर्न इसने जनरेट करने की पोटेंशियल दिखाई है। और सॉर्टिनो रेशियो है 2.94 की, कैटेगरी की 2.10 की। तो यहाँ डाउनसाइड रिस्क प्रोटेक्शन कैटेगरी से काफी बेहतर है। तो ओवरऑल इस म्यूचुअल फंड को देखें तो यहाँ एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है 0.26 की, जो कि इसको ज्यादा किफायती बनाता है अपनी कैटेगरी के मुकाबले। और डेट कैटेगरी में इस म्यूचुअल फंड द्वारा जिन बॉन्ड्स में निवेश किया जाता है वो AAA कैटेगरी के हैं, यानी हाईएस्ट क्वालिटी के बॉन्ड्स हैं, तो रिस्क की मात्रा यहाँ काफी कम हो जाती है। और इस म्यूचुअल फंड ने कंसिस्टेंटली 1, 3, 5 सालों में अपनी कैटेगरी से काफी बेहतर किया है। और यहाँ पर हायर अल्फा जनरेट करके इसने बेंचमार्क इंडेक्स को भी 3 सालों में बीट किया है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने निप्पॉन इंडिया के मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को काफी डिटेल में समझ लिया है, और अभी हम इसकी 5 विशेषताओं को चर्चा में लाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली विशेषता की बात करें तो सुपीरियर एसेट डाइवर्सिफिकेशन है, क्योंकि यहाँ पर इंडियन इक्विटी है और साथ में इंटरनेशनल इक्विटी है, डेट का एक्सपोजर है, बॉन्ड्स का और सिल्वर एंड गोल्ड को भी ऐड किया गया है। तो अच्छी खासी डाइवर्सिफिकेशन होने के चलते इक्विटी मार्केट रिस्क जहाँ काफी कम हो जाता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाई रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, तो यहाँ पर अल्फा रेशियो काफी बेहतर है और शार्प रेशियो भी काफी बेहतर है, जिसकी वजह से रिटर्न्स काफी बेटर दिखाई देते हैं। और नंबर 3 का पॉइंट है लोअर वॉलेटिलिटी वाया ग्लोबल एक्सपोजर। तो ग्लोबल एक्सपोजर के चलते जब इंडियन मार्केट में करेक्शन मिलती है तो यहाँ पर ग्लोबल एक्सपोजर के चलते एक अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलता है, गिरावट की मात्रा कम हो जाती है।
और इस म्यूचुअल फंड द्वारा ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग करी जाती है, यानी कि जो भी एसेट क्लास इनको महंगी लगती है वहां से एलोकेशन को सेल करके रीजनेबल वैल्यूएशन वाली एसेट को बाय कर लिया जाता है, यानी बाय करते हैं लो पे और सेल करते हैं हाई लेवल पे। और पांचवा इनका बेहतरीन पॉइंट है हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, यानी कि गोल्ड एंड सिल्वर को इन्होंने ऐड कर लिया है, जिसकी वजह से ये एसेट क्लास लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ को इन्फ्लेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है। तो दोस्तों अभी सवाल ये उठता है, क्या आपको इस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए या इसे अवॉइड करना चाहिए? तो अगर आपका रिस्क प्रोफाइल हाई है और आप प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करना चाहते और आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर फोकस है और साथ ही साथ आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 5 से 10 साल का है और इन्वेस्टमेंट गोल लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन का है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप ऐसे म्यूचुअल फंड में निवेश करने का विचार बना सकते हैं। और अभी हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं। तो ये जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है ये बाजार जोखिमों के अधीन होती है और इसमें मिलने वाले रिटर्न्स की कोई भी गारंटी नहीं होती और किसी भी म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस ये इंडिकेट नहीं करती कि आने वाले सालों में भी उसी प्रकार के रिटर्न मिलेंगे। और हमारे द्वारा किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम को प्रमोट नहीं किया जाता, क्योंकि हमने ये वीडियो बनाया है केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। और दोस्तों अगर ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए मैं रजवंत सिंह आपका धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं अगले वैल्यूएबल वीडियो में।